So hi everyone, so let's start our chapter. So हमारा नेक्स्ट लेसन है 26 कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूजेस. ठीक है, देखो तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से तरीके के होते हैं, उनका यूजेस क्या क्या है और उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, उनको कैसे बचा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हमारे टू टाइप्स होते हैं. एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज के हमारे टू टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल नाम से समझ आ रहा है जो कि मैन मेड है, जो कि बनाया गया है बाद में, और नेचुरल जो हमें नेचर से प्रोवाइड है, इन्वायरमेंट से प्रोवाइडेड है. ठीक है, सो उससे पहले वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. The growing population, rapid industrialization and urbanization have created heavy demand on natural resources. देखो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनती जा रही है वैसे वैसे बिल्डिंग्स बनती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं. उसकी वजह से जो रूरल एरिया है, जो जो गांव वाले एरिया है वो कम होते जा रहे हैं, सब शहर में बनते जा रहे हैं, है ना, शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रही है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो भी हमारे नेचर से प्रोवाइडेड है, सनलाइट, सन, ठीक है, ये धीरे धीरे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम इसे सही से यूज अभी भी नहीं करेंगे ना, तो आगे जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना, उनके लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा ऐसे अगर चलता रहा तो. ठीक है, दिस लेसन डील्स विद द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन. इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि कैसे हमें कंजर्व करना चाहिए और कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, उसके क्या क्या प्रिवेंशन है और एक्सप्लोटेशन के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं. एनी नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गन्स विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स वेलफेयर इज कॉल्ड रिसोर्स. देखो सबसे पहले तो चैप्टर में पढ़ेंगे रिसोर्स है क्या, है ना. तो रिसोर्स वो होता है जो हम यूज कर रहे हैं अपनी अपने काम के लिए, जो चीज हम यूज कर रहे हैं. लाइक मैं अभी वीडियो बनाने के लिए मैं फोन का यूज कर रही हूँ, माइक का यूज कर रही हूँ, पेन का यूज कर रही हूँ, कॉपी का यूज कर रही हूँ, है ना. तो ये सारी चीजें मेरी रिसोर्सेज है. जो भी हम सनलाइट, हम सांस ले रहे हैं, एयर सबसे मेन, इसके बिना तो, ऑक्सीजन के बिना कोई सांस भी ले पाएगा, उसके बिना कोई रह ही नहीं पाएगा. जो ह्यूमन बींग अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजों का जो जो यूज कर रहा है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वेलफेयर के लिए जो जो चीजें वो यूज कर रहा है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में आती हैं. रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक जो हमें नेचुरली मिले हुए हैं, एक जो आर्टिफिशियल है, जो मैन मेड है. आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड. ठीक है, तो नेचुरल में तो हमारा आ जाता है कोल, और आर्टिफिशियल में आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देखो आर्टिफिशियल को बनाने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है. अब यहाँ पर वाटर जो है, वाटर जो पानी है, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पानी है, पानी हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है, नेचुरली हमें प्रोवाइडेड है ना, ये कोई हमने बनाया नहीं है पानी को, है ना. अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मतलब हमें पानी चाहिए, है ना. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, पानी के तेज बहाव से, है ना. पानी चाहिए, तो पानी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. तो आर्टिफिशियल बन भी किससे रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से ही बन पाएगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो अपने आप ही बन जाएगा पूरा. अभी नेचुरल जो कोल वगैरह है, ये जो जो भी कोल, पेट्रोलियम, ये जो भी हमें ऑयल वगैरह, ये सब हमें डायरेक्टली तो मिले हुए नहीं है. इसे हमें निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खोद के नीचे तक अंडरग्राउंड जाकर हमें कोल, पेट्रोलियम, डायमंड्स वगैरह मिलते हैं ना. डायमंड्स जो हीरा है, उसको कितना मेहनत लगता है उसे ढूंढने में, आपको पता भी होगा. सो नेचुरल भी अब हमारे टू टाइप से आ गए, एक होता है हमारा एग्जॉस्टिबल, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल. तो एग्जॉस्टिबल में हमारा हो गया पेट्रोलियम. देखो एग्जॉस्टिबल मतलब जो चीज हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब जो चीज हम दोबारा बना सकते हैं. पर इन एग्जॉस्टिबल में क्या आता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, रेनफॉल, जो टाइडल एनर्जी, ये सब जो हमें नेचुरली मिली हुई सनलाइट वगैरह, अगर ये सब चीजें एक बार खत्म हो गई तो मतलब हमें दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, है ना. इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सही से यूज करो. आ, हम्म ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा फ्रेश वाटर है, पानी, जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लिए हमारे पास कितने कम होता जा रहा है, मतलब 0.12% हमारा फ्रेश वाटर बचा हुआ है. देखो फ्रेश वाटर भी हमें चाहिए तो वो डायरेक्टली हमें अवेलेबल नहीं है. कुछ फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो हमारे ग्लेशियर्स में बनता है ना. कुछ जो है रिवर्स में, कुछ अंडरग्राउंड, इतना ज्यादा अंडरग्राउंड है डीप पे जाकर की, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे. ठीक है, तो उतनी गवर्नमेंट हमारी कर भी नहीं रही है. सो आगे फ्यूचर जनरेशन को उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है
रिन्यू नहीं हो सकती है ना, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते, वो हमारी इनएग्जॉस्टिबल होती है। जैसे कि ये सन, अगर सोलर एनर्जी अगर नहीं रहेगी तो हमें सनलाइट कैसे मिलेगी, हमारे अंदर भी कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, उसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें खराब होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हमारा आ जाता है रिन्यूएबल अभी और नॉन रिन्यूएबल, मैंने अभी बता दिया। रिन्यूएबल में हमारा जैसे विंड, वाटर, फॉरेस्ट, जैसे कि रिन्यूएबल जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, पर नॉन रिन्यूएबल जो हम वापस नहीं बना सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन, ये सारी चीजें हम दोबारा नहीं बना सकते अगर ये चीज खत्म हो गई तो। अब ये कोल वगैरह जो मिलता है, जो बहुत ज्यादा खुदाई पे मिलता है, अगर ये चीज एक बार खत्म हो गई तो हमें दोबारा चीजें नहीं मिल पाएगी। नॉन रिन्यूएबल ये होता है हमारा। Conservation is the sum of activities which can derive benefits from natural resources but at the same time prevent excessive use leading to destruction or neglect। तो कंजर्वेशन हमारा पूरा एक्टिविटीज का टोटल सम है। ठीक है, कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्स से हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, पर लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं उनको बचाने के लिए, कुछ कर नहीं रहे हैं उनको सेव करने के लिए भी, है ना। बस क्या हो रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, बस यूज करे जा रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं उन चीजों को, पर उनको बचाने का, उनको दोबारा बनाने का, ये चीज तो वो सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। वैसे आजकल के जमाने में किसी को कोई पड़ी भी नहीं है कि आगे किसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम तो खुश है ना, बस यही चलती है। तो अब हम आ जाते हैं वापस स्लाइड पे, पहले फिर हम इस पे आएंगे। सो नेचुरल रिसोर्सेज, सो नेचुरल रिसोर्सेज हम मैं अभी उन्हें बताया, अभी मैंने बताया आपको, अ सोर्स और सप्लाई ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी सोर्स और, ठीक है, किसी भी चीज का सप्लाई हो रहा है, उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारे हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, अब मेरे को खाना खाना है, जो हमारा एयर है, विंड, मेरे को सांस लेना है, मेरे को जिंदा रहना, तो मुझे सबसे पहले तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये नेचुरल रिसोर्स ही तो है, एयर हमारा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा है। अब हम खाने की बात देखें तो अब ये फूड वगैरह ये सारी चीजें हमारी रिसोर्स ही तो है, इसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हम आगे काम कर सकते हैं। और अ सोर्स और सप्लाई, ये मैंने बताया। थिंक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज यू यूज विद इन 24 आवर्स, अपने 24 घंटे में क्या क्या यूज किया होगा। जैसे कुछ सोचो, जैसे कि मोबाइल तो हर टाइम यूज करते ही है, 24 घंटे में आपने मोबाइल यूज किया ही होगा, लास्ट 24 आवर्स है उसमें, उसकी बात हुई है। टीवी देखा होगा, कंप्यूटर चलाया होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, अब घर में हो तो लाइट की तो जरूरत होगी, थोड़ा तो लाइट जलाओगे, चलो दिन में काम निकल जाता है सनलाइट से, पर लेकिन रात में तो चाहिए। न्यूज़पेपर, बुक्स अगर पढ़ते हो तो बुक्स की जरूरत होगी, तो ये सारी चीज हमारी रिसोर्सेज है। ठीक है, जो कि हमें पढ़ने में, आगे काम में हेल्प करती है। ठीक है, एयर सबसे पहला हमारा नेचुरल रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एयर। एयर, वाटर, सनलाइट, फूड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी रिसोर्सेज है जो कि हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, हम एयर का यूज डेली करते हैं, वाटर का यूज डेली करते हैं, सनलाइट का यूज डेली करते हैं, फूड, सॉइल, मिनरल्स, इन सब चीजों का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, मे नॉट बी एबल टू लिव अ लाइफ, इसके बिना हम जिंदा रह भी नहीं पाएंगे शायद, है ना। बिना सांस लिए कैसे कोई जिंदा रहेगा, बिना पानी खाना के कैसे कोई जिंदा रहेगा, है ना। इफ दीज आर नॉट, अगर ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो ह्यूमन का सर्वाइवल बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, है ना। ह्यूमन क्या, एनिमल्स का भी सर्वाइवल नामुमकिन होगा। अब लाइक अभी यहाँ पे इतना ज्यादा चल रहा है वसुंधरा में, जो तेंदुए घुस गए इंद्रापुरम साइड में, है ना। तो अब जब फॉरेस्ट कट रहे हैं, एनिमल्स को कुछ वहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, एनिमल्स को वहाँ हैबिटेट नहीं है, उनका घर छिन गया है, तो वो क्या करेंगे, वो शहरी इलाकों में ही आएंगे ना, वो एरिया ऐसे एरिया में आएंगे। फिर अब जब किसी को मार वार देंगे तो फिर ह्यूमंस की दिक्कत है। तो इसीलिए डिफोरेस्टेशन इतना भी नहीं करना चाहिए कि मतलब ये इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बनती जा रही है, और जो भी इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है उसे नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से और एनिमल्स मरते हैं जो पानी पीते हैं वही वाला, है ना। और जिन लोगों के पास पैसे होते नहीं पानी खरीद के पीने के लिए भी, मतलब पानी सबसे सस्ता होता है ना, 20-10 रुपीज का मिल जाता है, फिर भी बहुत लोग खरीद के नहीं पीते, नदी वदी का पानी पी लेते हैं। पर लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती हैं, जो अपना केमिकल्स का जो वाटर वगैरह जो भी उनका लिक्विड होता है वो सीधा नदी में बहा दिया जाता है। कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है आपको पता होगा। सो एयर का हमारा नेक्स्ट है, द रिसोर्स प्रोवाइडेड टू अस फॉर अवर यूज
एंड लिविंग बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे यूज के लिए है और ये हमें नेचर से मिला हुआ है, ठीक है। देखो जो हम यूज कर रहे हैं और जो हमें नेचुरली मिला हुआ है, नेचर से मिला हुआ है, उसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। दस बाय नाउ यू वुड रियलाइज दैट आउट ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज वी यूज, सम आर नेचुरल रिसोर्सेज और कुछ हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, कुछ हमारे नेचुरली हमें मिले हुए हैं, कुछ हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ये तो अभी हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल और नॉन रिन्यूएबल वगैरह। द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू अस फॉर अवर यूज, ये तो अभी हमने पढ़ा है। सो अभी ये टेबल हम देख के यहाँ रिसोर्सेज हमारे टू टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल में हमारे कोल आ गया, आर्टिफिशियल में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई। नेचुरल हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एक इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल में हमारे जैसे पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम क्या है हमारा नॉन रिन्यूएबल, जो हम दोबारा नहीं बना सकते। इनएग्जॉस्टिबल में हमारे सोलर एनर्जी, सनलाइट, विंड, रेनफॉल, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये सारी चीजें हमारी आ गई। टाइडल एनर्जी जो सुनामीज वगैरह होती है, फ्लड्स वगैरह आते हैं, ठीक है वो। रिन्यूएबल में हमारा आ गया विंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हम दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, पर लेकिन हम कोल, पेट्रोलियम, आयरन, बायोलॉजिकल स्पीसीज, हम इन सबको वापस रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। अब देखो सबसे बुरा असर क्या पड़ता है इन चीजों का, रिसोर्सेज का, कि अगर कोई रिसोर्स कम होता जा रहा है, कोई रिसोर्स किसी, जैसे मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, हमारा अभी तो पता ही हो कितनी स्पीसीज जो है हमारी एक्सटेंट होती जा रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी से हो रही है ना। इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इतनी सारी चीजें हो रही है, हार्वेस्टिंग इतना ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, उसके वजह से बहुत सारी स्पीसीज हमारी एक्सटेंट हो चुकी है और कितनी सारी एक्सटेंट होने वाली है। सो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन अब हमारे जो रिसोर्स है इनको स्टोर करना क्यों जरूरी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये। तो पहले तो ये देखो कंजर्वेशन हमारे 3 सर्कल्स में डिवाइडेड है, एक हमारा इकोनॉमिक, एक हमारा सोशल, एक हमारा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइडेड है डायरेक्टली, वो हमारे इन्वायरमेंटल में आते हैं। इकोनॉमिक में हमारा आता है जो सोशली, मतलब जो हम जिसका हम पैसों, मतलब पैसों से हम लेन देन करते हैं, इकोनॉमिक कंजर्वेशन वो हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ये देखो, सो ह्यूमन बींग्स हैव आल्सो क्रिएटेड सम नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। देखो अपने यूजेस के हिसाब से ह्यूमंस ने भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज खुद, मतलब इनको नेचुरल तो नहीं कहेंगे, इनको आर्टिफिशियल कहेंगे, है ना, आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरली तो प्रोवाइड नहीं है, पर लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनकर आए हैं एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो। अब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें वाटर की जरूरत है या कोल की जरूरत है ना। अब इन दोनों के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी तो भूल ही जाओ, ठीक है। और इसको डैम्स में डाला जाता है तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, इतना ज्यादा जब हमारा जो पानी का बहाव बहुत तेजी से बहाया जाता है तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है ना। ना तो पता ही होगा डैम्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी हमें डैम्स के थ्रू मिल तो रही है, पर लेकिन जो डैम्स है इतने सारे जो बना रहे हैं, उसके उसको बनाने के लिए हमारा जो पानी का स्टॉक, जो पानी हमारी वेव जो जा रही है, जो नदी बह रही है, उसके बीच में हमें दीवार बनानी पड़ती है सबसे मेन, ठीक है। उसके वजह से कितने फिशेस जो होती हैं, कितने ज्यादा जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको हार्म पहुंचता है जब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन हो रही होती है। डैम्स बनाने के चक्कर में हमारे फॉरेस्ट का भी सबसे बड़ा नुकसान होता है, पानी का बहाव बहुत ही पहले तो रोक दिया जाता है, एक जगह जो पानी एकदम रुक जाता है, एक जगह बहुत ही तेजी से बह रहा होता है, जिसकी वजह से और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है कि किसी किसी के घर तोड़ने पड़ते हैं डैम्स बनाने के, क्योंकि डैम्स के आसपास घर नहीं रहना चाहिए बहुत लोगों का, ठीक है, मतलब किसी का भी घर नहीं रहना चाहिए आसपास, क्योंकि डैम्स बहुत खतरनाक भी होते हैं, ठीक है। सो अब देखो ह्यूमन बींग्स क्यों बना रहे हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, क्यों, अपने लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट लाइफ के लिए, है ना, ताकि खुद को कंफर्टेबल फील हो। कंजर्वेशन में हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से क्या होता है, मतलब हमारा इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक से नाम से समझ आता है, इकोनॉमिक मतलब मनी, मनी से रिलेटेड होगा। इकोनॉमिक के थ्रू क्या होता है, हमारा मनी जनरेट होता है ना, हमारा हमें पैसे मिलते हैं। पैसा बनाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है यहाँ पर। तो इकोनॉमिक और सोशल हमारे आए कहाँ से, इन्वायरमेंटल से। अभी मैंने आपको बताया सर्कल्स वाला हमारा ये इकोनॉमिक था, ये हमारा सोशल था, ये हमारा इन्वायरमेंटल था। अब ये जो दोनों सर्कल्स है, ये दोनों जो सर्कल्स है हमारा, ये दोनों आया कहाँ से, हमारा इन्वायरमेंटल से ही तो आया ना, हाँ आया है ना, सॉरी। वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मैन मेड सिंथेसिस। देखो अब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं ताकि हम मैन मेड सिंथेसिस कर सके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बना सके। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें चाहिए कोल,
कोल वाटर ये सारी चीजें हमें चाहिए, अभी मैंने बताया। और ये कोल वाटर है क्या, एक नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट है, ठीक है। सो अब हम आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या, अब पैसा बन रहा है, मनी जनरेट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। तो मनी जनरेट हो रहा है मतलब लॉस भी होगा ही ना थोड़ा बहुत, तो किसी को गेन होगा किसी को लॉस होगा, ठीक है। अब जैसे डिफोरेस्टेशन लोग कर रहे हैं इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, है ना। तो ये जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उनको तो फायदा है, जो बना रहे हैं जिसको पैसे मिल रहे हैं, है ना। पर लेकिन उन लोग है जो जो वहां इतने सालों से रह रहे हैं, वो उनका हैबिटेट, उनका होम बन चुका है, उनका घर बन चुका है वो, है ना। अब उस हैबिटेट को उनसे छीन रहे हैं, उनकी लाइफ उजड़ गई। जो एनिमल्स उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनकी लाइफ खराब हो गई, अब वो कहाँ जाएंगे, वो ऑफ कोर्स शहर में आएंगे, फिर कुछ होगा, फिर वो किसी को मारेंगे किसी को मारेंगे, है ना। और जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल छिन जाएगा, उनका खाना पीना, वो जो जिससे भी अर्न कर रहे थे, जैसे कि वो क्रॉप्स अगर उगा रहे हैं, वो कुछ उगा कर बेच के उनका घर चल रहा है, तो वो भी उनका काम रुक गया, फॉर डिफोरेस्टेशन हुई, माइनिंग हो रही है, तो है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में होता ही है, कुछ को गेन होगा, किसी किसी को लूज होगा, ठीक है। मतलब किसी का किसी के पैसे बन नहीं पाएंगे और किसी को पैसे कुछ ज्यादा ही मिलेंगे। जैसे एग्जांपल है, टू अर्न मनी फ्रॉम वुड्स, जैसे लकड़ियों से अगर किसी को पैसे कमाने हैं, वी नीड टू कट ट्रीज, हमें ट्रीज काटने पड़ेंगे, डिफोरेस्टेशन होगा, है ना। अब जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वहां पर रहते थे लोग वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, उनका खाना पीना सब छिन जाएगा, है ना। अब जो भी वो क्रॉप वगैरह उगा के अपना घर चला रहे हैं वो भी उनका काम बंद हो जाएगा, है ना। और क्यों होगा, क्योंकि माइनिंग हो रही है वहां पे, मतलब पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, सारी चीजें खत्म की जा रही है। इसीलिए ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक तरीके से डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कंजर्वेशन, अभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बताया, किसी को नुकसान होगा, किसी को प्रॉफिट भी होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ इसी चीज पे पूरा बेस करता है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इस पे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें हमारा किसी को लूज होगा किसी को गेन होगा। गेन मतलब प्रॉफिट और लूज मतलब जो नुकसान में जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, किसी को जिसको लूज होगा उसके लिए डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, है ना। उसकी वजह से सबसे मेन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है, जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, है ना, उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इस इन्वायरमेंटल इश्यूज अगर क्रिएट होंगे मतलब किसी ना किसी को इफेक्ट होगा ही आगे चलकर, है ना। अब आ जाते हैं हम सॉइल पे। तो सॉइल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है ना। जो हमारा मिट्टी, सबसे ज्यादा मिट्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है, मिट्टी नहीं होगी तो ना पेड़ उग पाएंगे, ना हमें खाना मिलेगा, ना ही क्रॉप उगेंगे, ना कुछ होगा। रिलेट करके देखो कितनी सारी चीजें हमारी मिट्टियों से हो रही है ना। सो अब हमारे जो मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो ये हमने मतलब बहुत बार पढ़ा ही होगा, आप सबने 9th 10th में पढ़ा होगा पक्का, एसएसटी में तो पढ़ा ही होगा। देखो सबसे नीचे जो होती है सबसे ज्यादा हार्ड रॉक होती है, इसको हम कहते हैं बेड रॉक, ठीक है, इसको हम बेड रॉक कहते हैं। फिर इसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो आपको लेयर दिख रही है इसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल, ठीक है, इसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। फिर जो हमारी रेड कलर की दिख रही है हमारा सब सॉइल है। उसके बाद आता है हमारा इवेटेड हॉरिजॉन, हमारा ये वाला पार्ट हमारा इवेटेड हॉरिजॉन आता है। उस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ह्यूमस। ह्यूमस होते हैं हमारी टॉप सॉइल। देखो ह्यूमस करता क्या है, ह्यूमस का बहुत ही जरूरी काम है। जैसे जैसे फ्लड आता है, जब भी अगर बारिश हो रही है कुछ भी हो रहा है तो इसकी वजह से सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हट जाती है, जो ह्यूमस होता है वो हट जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है और अच्छे से उग पाता है ना, और जल्दी उगेगा। देखो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टियां जो झड़ती है, जैसे ये फ्लड वगैरह आ गया तो मिट्टी जो टूट टूट के गिरती है, जो मिट्टी का पूरा पार्ट अलग हो जाता है। जो ऊपर की लेयर होती है ना, मेनली ऊपर की जो लेयर है टॉप सॉइल की, मतलब टॉप सॉइल क्या है हमारा, ह्यूमस। जब ह्यूमस की जो रिमूवल होता है उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। देखो जब ह्यूमस हटता है, ह्यूमस की जो लेयर हटती है, जैसे एक सेकेंड आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। ये लाइक दिस, अगर ये हमारा प्लांट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से पानी का बहाव बहुत तेज आ रहा है तो ह्यूमस की जो लेयर है ये हटेगी, इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रीजन्स में भी आता है ये। तो ये देखो यहाँ पूरी जड़ दिख रही है, मतलब यहाँ का पूरा पार्ट का जो सॉइल है वो पूरा हट चुका है ना।
वाटर का भी सबसे बहुत ही यूजफुल है, मतलब सॉइल इरोजन। देखो सॉइल इरोजन हो रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है, सॉइल इरोजन होना चाहिए ताकि मिट्टी और ज्यादा लंबे समय तक और अच्छे से चले और अच्छे अच्छे प्लांट्स में उग पाए, ठीक है। देखो वाटर का सबसे यूजफुल काम है, वाटर की वजह से तो ह्यूमस हट रही है, उसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है। पर लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में भी सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ कुछ एरियाज में होता है सॉइल इरोजन, बहुत ज्यादा ही होता है ना। सो सॉइल इरोजन, एक सेकंड। सॉइल इरोजन के जो सॉइल इरोजन के जो सोर्सेज है, किस किस की वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है। तो विंड, हवा की वजह से हमारी ह्यूमस की लेयर हट सकती है ना, जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो हमारी हट सकती है। वाटर की वजह से हट सकती है, वॉल्केनोज जब हटते हैं उसकी वजह से, लावा की वजह से हट सकती है। कैलामाइट्स, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है तो उसकी वजह से हट सकती है। अब फॉरेस्ट को काट रहे हो तो ऑफ कोर्स हटेगी ही। ग्रासलैंड टू एग्रीकल्चर लैंड्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेजिंग एंड अर्बनाइजेशन। अब कोई जानवर है, कोई गाय है, वो घास खा रही है तो उसको टॉप लेयर को हटाई तो रही है एक तरीके से मिट्टी की, है ना। अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे हम पूरा जो गांव वाला इलाका है वो हम पूरा शहर में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। इसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन पे बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जुडिशियस यूज ऑफ इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर और कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, इन सब चीजों की वजह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। प्रॉपर अगर हम उगा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उगाएं। ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को टाइम टू टाइम लेकर जाएं, है ना। ये जो इस तरीके से देख रहे हो, एक लाइन छोड़ रखी है, एक लाइन पे क्रॉप है हमारा, एक लाइन छोड़ रखी है, इसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं। लाइक दिस, ये भी देख सकते हो। वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे अर्थ पे पता ही है आपको, बहुत ज्यादा पानी, मतलब लैंड से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है। पर लेकिन अब आप सोचो, 100, मान लो 100, हमारा 100% पूरा वाटर है। 100 तो नहीं कहेंगे, देखो 95% हमारा पूरा वाटर है हमारी अर्थ पे, ठीक है। पीने के लिए कितना है, सिर्फ 0.3%। 0.3% से भी कम हो गया, 0.2 हो गया है शायद, जब 0.3% मान के चलते हैं। सोचो 95% वाटर है पर लेकिन पीने लायक 1% भी नहीं है, वो फ्रेश वाटर, है ना। अब फ्रेश वाटर नहीं होगा तो ह्यूमन सरवाइव कैसे करेंगे, एनिमल सरवाइव कैसे करेंगे। जो 95% वाटर, यहाँ देखो लिखा हुआ है 96.5% जो हमारा ओशन का वाटर है पूरा सेलाइन है, मतलब पूरा बहुत ही ज्यादा सोल्टी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में हमारा आ गया अंडरग्राउंड। एक तो अंडरग्राउंड तो हम पानी खुदाई करके पानी को निकाल ले, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो पुराने जमाने में लगाते थे जिसको वो जो खोदते हैं पानी निकालते थे उसको क्या कहते थे। हाँ कुआ, जो कुआं नहीं होते, वेल्स, वेल्स, उसमें उससे देखो अंडरग्राउंड खोद लिया, फिर उसको वेल के थ्रू हमने कन्वर्ट, उसको वेल में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से पानी इजीली हम निकाल सकते हैं, है ना। पर लेकिन और कुछ वाटर कहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में बंद है। ये मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर्स हमारे आइस कैप्स में हमारा पानी बहुत ज्यादा स्टोर है जो कि पीने लायक है, पर लेकिन उनको निकालना बहुत ही नामुमकिन है। मतलब नामुमकिन तो नहीं, पर लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिन है एक तरीके से, ठीक है। और कुछ वाटर हमारे लेक्स में और आइस और स्नो में बंद है ना। कुछ वाटर हमारा वहां पर है, पर हमें डायरेक्टली सोच सकते हैं, हमें डायरेक्टली वाटर मिला ही नहीं है। मतलब 0.00001% हमारा वाटर हमें डायरेक्टली अवेलेबल है, डायरेक्टली फ्रेश वाटर हमें नेचर से अवेलेबल है, ठीक है। जो हमारा 0.1% तो मान लो कि हमें निकालना पड़ेगा, फ्रेश वाटर चाहिए तो, ठीक है। अब जैसे कि देख ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस जो हम इतना ज्यादा लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ता है, पता ही है आपको, ओजोन होल हो रखा है ना। तो जिसके इस सब की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। देखो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, चलो ठीक है, हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, पर लेकिन ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से पानी का जो लेवल है ना और बढ़ रहा है हमारी अर्थ पे। अभी 96 है ना, अभी और ओवर हो जाएगा। जब अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे ना तो मतलब बहुत ज्यादा इलाकों पे, बहुत ज्यादा जो एरिया था वो मतलब डूब जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। और वो पानी कहीं ना कहीं कुछ टाइम में हमारे पास भी आएगा ही। अब ग्लेशियर्स आपको पता है इतने बड़े बड़े, इतने ज्यादा अंटार्कटिका में है कि
अगर वो पूरे पिघल गए ना तो मतलब इस अर्थ का तो तबाही है। पर लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, जब बता रही हूँ ऐसा होगा तो। सो अब हमारा आता है नेक्स्ट पे, जो कि हमारा ग्रोइंग वेजिटेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रिवर वॉयस, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी ये जो हम वाटर का पढ़ रहे थे ना, ये इसी का ही है अभी पार्ट, ठीक है। तो देखो, जब हम डैम्स बना रहे हैं, रिजर्वायर्स बना रहे हैं, सीवेज बना रहे हैं, इसकी वजह से हम वाटर को तो स्टोर कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, इसकी वजह से इन सब चीज़ों की वजह से हम डायरेक्टली एक तरीके से वाटर का स्टोरेज आराम से कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिस्टोर वापस कर सकते हैं, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ। देखो, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जितने भी तरीके की लाइफ हमारी अर्थ पे फॉर्म हो रखी है ना, ये सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी में आती है। मतलब हर चीज, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी चीजें हमारी बायोडाइवर्सिटी में आती है, ठीक है, जो जो हमारी अर्थ पे है, लाइफ जो जिंदा है, जो लिविंग है, ठीक है। अब हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है क्यों, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। देखो, जितने भी स्पीशीज है या फिर ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लाइक टाइगर है, टाइगर डियर्स वगैरह को खाएगा, जो रैबिट्स है उनको खाएगा, है ना। तो एक तरीके से टाइगर किस पे डिपेंड है, डियर्स पे। ह्यूमंस किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे खाने के लिए, या फिर कुछ एनिमल्स कुछ होते हैं, ह्यूमंस कुछ होते हैं जो जानवर खाते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू द लॉस ऑफ सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी अगर खत्म हो गई, अगर बायोडाइवर्सिटी लूज हो गई हमसे, ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा नेचर पे जो नेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? देखो, नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो भी हमारी जरूरत की चीजें, जितने भी रिसोर्सेज है, हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है ना। ताकि हम सोसाइटी को फंक्शन कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी कर पा सके, है ना। अपने सोसाइटी को अच्छे से भरपूर कंफर्ट लाइफ जी सके, इतना हमें प्रोवाइडेड है। पर लेकिन नहीं, ह्यूमन को और चीजें चाहिए, आर्टिफिशियल चीजें और बनानी है उनको। वी डिपेंड ऑन बायोडाइवर्स इकोसिस्टम फॉर मटेरियल्स, जैसे कि हम फूड, फ्यूल्स, फाइबर्स, इन सब चीज़ों के लिए बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड कर रखे हैं। क्लाइमेट, वेस्ट, पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन और इंजॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं बाहर घूमने के लिए, अच्छे अच्छे जो जगह होती है, इन सब चीज़ों के लिए हम बायोडाइवर्सिटी पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। देखो, कंजर्विंग इट, अब इसको हम कंजर्व करें कैसे। एक होता है हमारा इन सीटू, कंजर्विंग इट वेयर इट इज फाउंड। देखो, अभी बताती हूँ। एक्स सीटू हमारा जो हम, जहाँ पे हमारी वो चीज है पहले से ही, उसको हम कहीं और लेकर जाकर हम उसको रख रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। लाइक अब देखो, कंजर्विंग मतलब एक तरीके से हम कैसे उसको रख रहे हैं ताकि वो और टाइम तक एक्सटेंट ना हो, जल्दी और जिंदा रह सके। अब जैसे कि पेंगुइन्स को देखो, पेंगुइन्स अगर हमारी अंटार्कटिका में है, मान लेते हैं हमारी पेंगुइन्स जो हमारी अंटार्कटिका में है, ठीक है, अब अंटार्कटिका में वो वहाँ रहती है, वो इतने टाइम से वहीं रह रही है, ठीक है। अब हम उसको दिल्ली में ले आए और वहीं का टेम्परेचर रख दें, बिल्कुल वहीं का टेम्परेचर, बिल्कुल मतलब पूरा आइस पैक, पूरा क्लोजली, ठीक है, पूरा ग्लास में शील्ड, पूरा पैक्ड है। तो बताओ वो कहाँ पर ज्यादा टाइम जिंदा रह पाएगी, अंटार्कटिका या दिल्ली? ऑफ कोर्स अंटार्कटिका में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वो हैबिटेट है, उसका वो हमेशा से वही घर है, वही उसका प्लेस है, वही उसका सर्वाइवल है। तो यही होता है हमारा एक्सीटू, मतलब उसको हम कहाँ कंजर्व कर रहे हैं, पर लेकिन उसके नेचुरल होम से दूर लेकर जाकर, है ना, दूर ले जाकर उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उसको बचा कर रख रहे हैं। ऐसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। अंटार्कटिका में उसको रखो, पर लेकिन अच्छे तरीके से वहीं पे तरीके ढूंढो, है ना, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए। एक तरीके से कंजर्वेशन क्यों करें, ताकि हम उस चीज को प्रोटेक्शन कर सके। बहुत सारे एनिमल्स को जूस में बंद कर रखा है, टाइगर्स वगैरह, इन सबको प्रोटेक्शन के लिए बंद कर रखा है। अब इसको हम फॉरेस्ट में रख दें एनिमल्स वगैरह को, तो ये ज्यादा खुश कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट खुले में रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे। इनको बंद करके ये खुश तो रहेंगे नहीं, पड़े रहते हैं पूरे दिन ऐसे ही। इनसी तो वही हो गया, जहाँ पे वो चीज रहती है, जहाँ पे वो चीज मिली है, जैसे कि कोई स्पीसीज हमें, कोई ऑर्गेनिज्म वहां पे मिला है, तो हम उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करें। ये नहीं कि उसको अपने उसके नेचुरल होम से कहीं दूर लेकर जाकर उसको आइस पैक पूरा वहीं का इन्वायरमेंट कर दिया हमने, पूरा ठंडा एरिया। ऐसे से वो ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएगी, ऑफ कोर्स, है ना। सो इन सितु में हमारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट आते हैं, जिसमें हमारे 1500 स्पीसीज, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हमारे कम से कम 1500 स्पीसीज है, ठीक है। जिसमें वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम फ्लूएम है, ठीक है। तो 1500 स्पीसीज ऐसी हैं जो जिसमें जाइलम फ्लूएम प्रेजेंट है, और फाउंड नाउवेयर ऑन अर्थ। ये सारी चीजें हमारी मिली कहाँ है? हमारे अर्थ पे ही मिली है। हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन, और हमने 70% प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन को खोया भी है, ठीक है। द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम उनको कंजर्व करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वही है हमारा। दो हमारे इंडिया में है, एक हमारा वेस्टर्न घाट में, हमारा एक ईस्टर्न हिमालयाज में है, जहाँ पे हम इनका कंजर्वेशन, जहाँ पे हम जो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनका कंजर्वेशन करते हैं, उनको
संभाल कर रखते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। Are home to around 2 billion people, including some of the world poorest, many of whom rely directly on health ecosystem for their livelihood and well-being. देखो मतलब अराउंड 2 बिलियन पीपल्स हैं जो कि मतलब एक तो पुअर भी है वो, है ना। वो ज़्यादा चीज़ें जैसे कि अब जैसे ये पेट पाल रहे हैं बहुत लोग, है। जो पुअर पीपल्स है वो नहीं पाल सकते, क्योंकि अब वो अपना खाना करेंगे पहले उनका खाना करेंगे, है ना। अपना भी तो उनको देखना है, उनके अपने भी तो घर देखना है। तो ऐसी पुअर्टी की वजह से बहुत सारे एनिमल्स मतलब ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है एक तरीके से, ठीक है। जो इको सिस्टम हमारा हेल्दी नहीं रह पाता है फ्रॉम द चाइल्डहुड लाइवहुड, ठीक है। देखो कंजर्व इन सीटू में प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पर है, मतलब इनको प्रोटेक्ट करा कहाँ जाता है इन सीटू में। नेचुरल पार्क्स में इनको रखा जाता है, सेंचुरीज में रखा जाता है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्वर्स में रखा जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये पिक्चर देखो, ये इन सब जगहों पर हमारे जो इन सीटू वाले जो एनिमल्स वगैरह जो एक्सटेंट होने वाले पेंगुइन्स वगैरह इन सबको हम स्टोर कर रखते हैं, जहाँ पे इनको प्रोटेक्शन, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं पूरा। तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं सारे नेचुरल पार्क है। एक्स सी टू में क्या आता है, हमारे जीन बैंक्स, इन सबको हम कहाँ पर रखते हैं, जीन बैंक्स में, बोटेनिकल गार्डन्स में, जूलॉजिकल गार्डन्स में। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो हमारी कंजर्वेशन की होती है इन सब चीज़ों पर होती है। इन सब प्लांट्स की हम वर्शिप भी करते हैं, जैसे कि गॉड हो, नीम हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, है ना। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं कि वहाँ पे मंदिर भी बनाए हुए हैं, है ना। और ये क्यों बनाया, ताकि मतलब फॉरेस्ट एक तरीके से कहते हैं ना, जो डोरेमोन का एक एपिसोड देखा होगा, फॉरेस्ट की भी पूजा की जाती है एक तरीके से, ठीक है। बहुत ज्यादा जगहों पर ऐसा होता है कि वो फॉरेस्ट को पूजते हैं, ठीक है। एक आया था चिपको मूवमेंट, मतलब जो उसमें क्या कर रहे थे चिपको मूवमेंट, मतलब जो पेड़ काट रहे थे लोग, तो ये सारी लेडीज क्या करती है, पूरे पेड़ पे चारों तरफ से चिपक जाती है, जिसकी वजह से एक तरीके से चिपको मूवमेंट इसको कहा जाता है, क्यों, ताकि वो पेड़ ना काटे, ठीक है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन ना हो। और ये गोपेश्वर विलेज का चिपको मूवमेंट हुआ कहाँ था, गोपेश्वर विलेज में हुआ था, गढ़वाल हिमालय में। ये देख सकते हो, ये जोहाट का सीन है। The outermost circle is that of the environment. Well, it is the environment that needs to be safe if we want to save our economy and society, and this is the fundamental principle of sustainable development. अब हमारा नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो ये एक तरह का डेवलपमेंट है जिसमें ये हमारी नीड्स को मीट करते हैं, जो हमारी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और बिना किसी कॉम्प्रोमाइजिंग के, ये नहीं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपनी अपनी ओन नीड्स को, अपनी अपनी खुद की नीड्स को पूरी करने के लिए, ठीक है, जो जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अब हमारे वापस से पीडीएफ पे पहले। ये सब हम चीज़ें देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिजर्वेयर्स, एजेंसीज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली अभी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप 3 क्वेश्चन से ही ट्राई करके देखना। और बस इतना ही था, चैप्टर बहुत छोटा और बहुत ही ईजी है। इसके नेक्स्ट चैप्टर तो और ज़्यादा ईजी है, पॉल्यूशन है शायद, है ना, बहुत ईजी चैप्टर वो।